नमस्कार। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 7 गारंटियां दी हैं। सत्ता में आने के बाद इन 7 गारंटियों को पहले ही वर्ष में पूरा करने का वादा किया गया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी आज राज्य में कई चुनावी सभाएं की हैं, जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को उदयपुर संभाग के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह अजमेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। भाई और बहनों, एक 5 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान के 1,40,00,000 युवाओं का जीवन एक गहलोत सरकार ने बर्बाद किया। एक गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उदयपुर संभाग के सांगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने बीजेपी पर चुनाव के वक्त धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंच से भाषण देते हुए गायत्री मंत्र का जाप किया और जनता को बताया कि ये मंत्र उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें सिखाया था। प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। प्रियंका ने मंच से कहा कि महंगाई बढ़ाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, फ्री बिजली जैसी चीजें देकर लोगों को राहत देने का काम कर रही है। प्रियंका ने इस मौके पर ऐलान किया कि दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देगी। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी केवल पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पार्टी का स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं है। जो उनके नेता हैं, उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। वैसे राजस्थान चुनाव से एक बड़ा ही अजीब इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। अगर हर साल 2013 और 2018 के चुनावों के साथ 2023 में होने वाले चुनाव पर नजर डालें, तो इस बार भी राजस्थान के सभी 200 सीटों पर मतदान नहीं होगा, सिर्फ 199 सीटों पर मतदान होगा। इसकी वजह है कि मतदान से पहले किसी एक सीट पर किसी एक पार्टी के उम्मीदवार का देहांत हो जाता है और सभी सीटों पर चुनाव आयोग की पहले से तय तारीख पर मतदान नहीं हो पाता है। इस बार भी राजस्थान में एक उम्मीदवार के निधन की वजह से एक सीट पर 25 नवंबर को मतदान नहीं होगा। दरअसल श्रीगंगानगर जिले के करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान बुधवार को निधन हो गया। फिलहाल राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है और अब तमाम पार्टी के नेताओं की जो नजर है वो राजस्थान के रण पर है। चाहे बात बीजेपी की जाए, चाहे बात कांग्रेस की जाए, तमाम पार्टियों के दिग्गज इस वक्त प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जनता के लिए ऐसी चीजें करेंगे जो पिछली सरकार ने कभी नहीं की होगी।
तो वादों की झड़ी इस दौरान लगाई जा रही है और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ कुमार श्रीकांत राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका कुमार श्रीकांत। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रखर दीक्षित जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और पहला सवाल कुमार श्रीकांत मेरा आपसे ही है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 7 गारंटियां दी हैं। सत्ता में आने के बाद इन 7 गारंटियों को पहले ही वर्ष में पूरा करने का वादा भी इस दौरान किया गया है। बीजेपी ने तो संकल्प पत्र ही मोदी की गारंटी के नाम से जारी कर दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस बार के चुनावों को, क्योंकि पहले वादे किए जाते थे और अब ये वादे गारंटियों में तब्दील होते जा रहे हैं। श्रीकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि इस चुनाव में अगर एक बड़े पैमाने पर देखा जाए और समझा जाए तो अब ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों के साथ साथ जनता भी लड़ रही है। आप देखिए, जमीन पर राज्य के जो मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है या तमाम बड़े मुद्दे हैं वो भी जगह पा चुके हैं। लेकिन ये चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस राज्य के मुद्दों पर लड़ना चाहती है, बीजेपी इसे राष्ट्र के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इसे डालना चाहती है, वो भी बड़ा सवाल है। लेकिन आम जनमानस में मोदी का क्रेज कब खत्म नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है। मोदी को लेकर लोगों के बीच एक अलग विचारधारा है, एक अलग दृष्टिकोण है और मोदी अभी भी वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। हमने देखा है जहां जहां मोदी रोड शो करते हैं वहां कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है, वो उनका वोट पैटर्न अलग तरीके से आता है। हम भले अगर आप पिछला चुनाव देखें, कर्नाटका में बीजेपी हारी, लेकिन बेंगलुरु में जब नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु की सभी सीटों पर बीजेपी को बहुत फायदा हुआ और कुछ सीटें बीजेपी जीती भी, जो पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी। उसी तरीके से अगर आप देखें, मध्य प्रदेश में इंदौर में रोड शो किया गया, राजस्थान में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंकी है, छत्तीसगढ़ में सीधे उन्होंने मोदी बनाम भूपेश बघेल करने की कोशिश की जिसमें मोदी सवा होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने चेहरे यानी कि नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव जिताकर उनको दे देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये, ठीक है, बीजेपी को मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है और बीजेपी को क्यों, खुद मोदी को ही अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तभी तो वो हर चुनावी राज्य में जाकर कह रहे थे कि हर जीत की गारंटी मैं स्वयं हूँ। हाँ, सही कहा आपने। वो कह रहे थे कि बाकी लोग गारंटी देंगे, मैं स्वयं की गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने वो आउटपुट निकाला है, मैंने लोगों तक चीजें पहुंचाई हैं और लगातार जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोदी इस मैसेज को क्लियर कट कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं अपने वादों से मुकरता नहीं और चीजों को मैं पूरा करता हूँ। तो मोदी की गारंटी अलग है और गारंटी अलग है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए लगे हुए हैं और मल्लिकार्जुन ने भी उनसे एक बार कहा कि क्या वो एमएलए हैं, क्या वो चुनाव फाइट कर रहे हैं स्टेट का, नहीं तो वो अपना काम धाम छोड़कर सभी राज्यों का दौरा क्यों कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कैंपेन क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सर्वोच्च नेता है, सबसे बड़े नेता, और उनका यही काम भी है। कुल मिलाकर आज कुछ इसी तरह की जो बातें हैं वो दोहराती हुई इस दौरान प्रियंका गांधी भी नजर आई। मनोज पंडित जी, प्रियंका ने कहा राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई पार्टी है, उनसे पूछिए कि कौन सीएम है तो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। पीएम मोदी कोने कोने में घूम रहे हैं, जैसे अपना सीएम ढूंढ रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी सबसे पहले। विश्व जी, मोदी को विश्वास है, इसके हर व्यक्ति को विश्वास है, उसी विश्वास की जीत है। आप ये देखिए कि जब हमारी सरकार रिपीट हुई और पुराने पूर्ण बहुमत से फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग दोबारा भारत की सरकार बनाई, तो क्या बिना जनता के विश्वास की सरकार बनाई या बिना किसी ऐसी चीज के कि अगर सरकार ने काम ना किया होता तो क्या दोबारा सरकार बन पाती। तो ये तो कांग्रेस का एक चुनावी जुमला है और कांग्रेस वही
चला रही है वो आपको भी पता, आपको भी पता है, और राजस्थान की जनता को भी पता है। रहा ये कि पूरे लेकिन 5 लेकिन साल लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा ना कि जितना प्रधानमंत्री का जादू है पूरे देश में, राजस्थान के भीतर गहलोत का जादू भी कुछ कम नहीं है। नहीं, वो देखिए जादू रीजन क्या है कि पूरे 5 साल तो सचिन पायलट और गहलोत जी का झगड़ा ही रहा, राजस्थान में काम हो ही नहीं पाया। ठीक है, लेकिन वो जो झगड़ा था वो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आए इन्होंने तो सुलझा लिया, लेकिन आप चुनाव के समय झगड़ा करने लगे। आपने टाइमिंग बड़ी गलत यहाँ पर चुनी झगड़ा करने के लिए। हम लोग कोई झगड़ा, देखिए हमारी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, और ये छोट मोट विवाद तो हर दल में हर पार्टी में होते हैं। तो यही बात तो कांग्रेस भी कहती थी कि ये तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो विवाद चल रहा है आपस में यहाँ पर सुलझा लेंगे, लेकिन उस वक्त तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। नहीं, मजा तो जनता, देखिए इन दोनों के झगड़े में क्या नुकसान हुआ विशु जी, ये तो देखिए आपके झगड़ों के चक्कर में नुकसान जनता का हो गया। जो समय आपको जनता के विकास में देना चाहिए था, जो समय आपको लगना चाहिए था प्रदेश के हित में सोचने की वजह, वो आपने झगड़े में बिता दिया। अब जब आज चुनाव आया तो आपको पता है कि जब सत्ता आएगी तो हम लोग फिर आपस में बंदरबाट कर लेंगे अपना, फिर आप उसी चीज में आ जाएंगे। तो ऐसा कौन सा पूरे 5 साल आप लड़ते रहे, जब चुनाव आ गया तो उसमें आप में मोहब्बत हो गई दोनों में, आप ऐसी बातें करने लगे, गले मिलने लगे, चीजें बनाने लगे। तो कहीं न कहीं विशु जी ये जो सत्ता की कुर्सी है, ये हर विवाद को, हर झगड़े को खत्म करने का एक जरिया इन लोगों ने बना लिया, और ताकि जो है जनता इनसे सवाल ना पूछे, जनता इनके साथ काम जो उन्होंने किए उनका जवाब न मांगे इनसे, और नई नई गारंटियां लेके आते हैं, और ऐसी गारंटियां लेके आते हैं जिसको जो पूरी कल को होनी ही नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अब जनता भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण से भरोसा करती है और चाहती है कि राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे कि राजस्थान को जो है ये तो आप जनता का विषय है, जनता पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन प्रखर दीक्षित जी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भीतर तो चुनाव संपन्न हो चुका है, एक समय में आप ही के साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि हमारी रेस विकास की है, कुर्सी की रेस तो कांग्रेस की है। अगर कुर्सी की रेस कांग्रेस की थी, पहली बात तो मुझसे ये बताया गया था ये डिबेट राजस्थान के ऊपर होगी। खैर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं, डिबेट राजस्थान के ऊपर ही होगी, लेकिन आज क्योंकि मतदान संपन्न हुआ है तो इसलिए मैंने जिक्र किया कि चलो जिक्र कर लेते हैं उनके बयान का। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन अपना बताऊंगा कि बीजेपी के जो चाहे कैंडिडेट हो और चाहे आपके पोलिंग एजेंट हो, वो सब भगवा गमछा डाल करके घूमते, क्योंकि ये मानते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो इनकी बपौती है। और एक बूथ पे जो अगर एक व्यक्ति दिख गया हो जो भगवा गमछा डाल करके बैठा हो, वो इसलिए है कि जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अब जनता उस मूड में, मध्य प्रदेश जाइए आपको अंदाजा लगेगा। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि बिल्कुल आज की तारीख में जो जहाजरानी मंत्री हैं हमारे, वो तो कांग्रेस के ही बने बैठे हुए हैं और कांग्रेस की सरकार गिरा करके बैठे हुए हैं। तो ये तो आप जान ही रही हैं कि अगर दिग्विजय जी कह रहे हैं कि सत्ता के लिए हम लालायित नहीं है, तो निश्चित रूप से आप पैदल उतारने के लिए जनता ने सोच लिया है, और जनता ने पैदल उतारने के लिए बीजेपी को पिछली बार ही सोच लिया था। लेकिन दम्भ की राजनीति, पैसे की राजनीति, सूटकेसों की राजनीति और ये आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड की राजनीति जो है, ये जब तक चलेगी तब तक इस देश में जनादेश बीजेपी जैसी पार्टियां चुराती रहेंगी। मैं बार बार इस बात ठीक है, अभी आप धर्म का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो पंडित जी, मनोज पंडित जी, प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी धर्म की बात करने लगती है। हम लोग सब धार्मिक हैं, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति का मतलब दिल में सेवा भाव हो, और कांग्रेस सेवा की राजनीति करती है, आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं चुनाव से पहले। विशु जी, देश की जनता जानती है कांग्रेस कैसे राजनीति करती है। राम मंदिर, जिस राम मंदिर में पूरा देश राम मंदिर में हो गया, राम मंदिर बनने जा रहा है और कहते हैं इतिहास रचने जा रहा है हिंदुस्तान में, उस मंदिर में ताला लगाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आप ये देखिए कि सीएम के दल से समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने गोली चलवा दी, सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवा दी वहाँ पे, और आज उन्हीं के बहुत बड़े नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो आज लक्ष्मी जी, राम, पत्थर जो है ये कहते हैं तो अस्तित्व में ही नहीं है, तो है ही नहीं। तो ये कैसा गठबंधन है भाई? ये क्या बताना चाहता है?
ये हिंदुत्व कोई मतलब ये कहता है कि हिंदुत्व का कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो आज हमारे नेता, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो भगवा पहन लेता है, वो मैं ये कहूंगा कि मनोज जी पब्लिक हिंदुत्व को फॉलो करें, क्योंकि हमें तो मारेगी, कोई बात नहीं, हम तो पिट लेंगे। साथी है और हम साधारण जनमानस को हिंदू धर्म को। चलिए, मैं वैसे डिबेट में राम की बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग मुद्दा ही ऐसे छेड़ देते हैं कि हम देख रहे हैं कि कोई भी चुनाव होता है उससे पहले कभी हनुमान आ जाते हैं, कभी राम आ जाते हैं, मतलब भगवान जरूर आने हैं चुनाव से पहले। और आप लोग कहते हैं प्रखर दीक्षित जी कि बीजेपी धर्म की, राम की बात करके चुनाव जीतना चाहती है। छत्तीसगढ़ में तो आपके सीएम आज कह रहे थे कि राम भगवान हमारे भांजे हैं और वो पूरा आशीर्वाद हमको देंगे। शिवराज जी जनता के मामा है मध्य प्रदेश में, अब आपके यहाँ के सीएम राम के मामा बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही ऋषु जी। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि जब सामने वाली पार्टी कोई भी बात कहती है तो इलेक्शन में माहौल इतना गर्म होता है कि आपको उसका हर एक चीज का जवाब देना जरूरी है। नंबर एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने पूरा राम का वनवास सर्किट बनाया है। ये हर चीज को कहते हैं, ऐसा लगता है राम जी यही लेकर के आए हैं और वो मेम फैला देते हैं कि मोदी जी राम जी को पकड़ कर। ठीक है, लेकिन एक समय में तो आप ये लोग कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि राम कितने साल के लिए वनवास गए, 13 साल के लिए गए या 14 साल के लिए गए। 13 साल बता देते हैं। आस्था की बात किसी एक व्यक्ति ने अगर कहा हो कि ये ठीक नहीं है तो मैं मान सकता हूँ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कभी इस पे बात नहीं करी, क्योंकि हमारे लिए धर्म जो है वो आस्था की बात है, निजी चीज है। धर्म आपके निजी जीवन में होना चाहिए। यहाँ आकर के तो ऋषु जी नहीं कहती कि मैं सनातन धर्म को मानने वाली, हिंदू धर्म को मानने वाली, राम को मानने वाली हूँ। आप निजी रूप में जाकर के अपने घर में कुछ भी करिए, उससे हमसे क्या मतलब है। और ये लोग हर चीज में धर्म को इसलिए आगे लेकर के आते हैं क्योंकि धर्म भावात्मक बात है। भावात्मक बात की कोई काट की बात नहीं होती। तो आप भी तो पीछे नहीं है ना, आप कह रहे हैं कि ये लोग धर्म को लेकर आगे आते हैं। आप भी तो सीता मैया का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल फिर चुनावों से पहले ही आपको माँ जानकी कैसे याद आ गई, उससे पहले क्यों याद नहीं आई? मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जनता के टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च करके महाकाल सर्किट बनवाया इन्होंने, मामा जी ने। एक मूर्ति सप्तऋषियों की जो हिंदुओं के लिए इतने आराध्य हैं, टूट के गिर गई। कितनी शर्म हुई, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी शर्म हुई। मैं दूसरी बात करता हूँ, और जिस दिशा में मैं चाहूंगा कि ये डिबेट जाए, क्योंकि वो कांग्रेस की दिशा है। आपके जो आपने ये निकाला अपना क्या कहते हैं संकल्प पत्र 2023 का, उसमें प्रधानमंत्री जी ने उसको उठा करके आज कहा कि हम जो है चाहेंगे कि आयुष भारत में सबको साथ रखें। आयुष भारत में आप मात्र 5 लाख रुपए देते हैं, और वो भी जब आदमी एडमिट होता है। हमारे यहाँ पे जब राजस्थान की ऑलरेडी आरजीएचएस चल रही है, जिसमें एडमिशन भी है, आईपीडी भी है, ओपीडी भी है, मेडिसिन भी फ्री है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा है अग्निवीर का। 24 साल का आदमी जब सेवा से बाहर होगा तो वो कहाँ जाएगा? उसकी बात करिए। चलिए ठीक है, अभी जिन बातों का आपने जिक्र किया है, मैं आऊंगी मनोज पंडित जी, लेकिन कुमार श्रीकांत भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। श्रीकांत जी, इस बार हमने देखा कि चुनावों के भीतर अगर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया है तो वो जातीय जनगणना का इस बार उठाया। कांग्रेस ने न सिर्फ नीतीश जी की विपक्षी एकता के लिए की गई मेहनत को बर्बाद कर दिया, बल्कि जातीय जनगणना वाला मुद्दा भी हथिया लिया और इसे वो हर राज्य में प्रयोग कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है अलग अलग राज्यों में उठा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर आप करवा लेंगे, बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद आप करेंगे क्या? इस देश में तमाम जातिगत जनगणना की बातें हुई और आंकड़े निकल के आए, तमाम आयोग बने, लेकिन मुझे लगता है फिर वो मामला सिफर रहा। कांग्रेस करवाने के बाद अब मैं ओबीसी की बात करता हूँ। आपको बताऊं, ओबीसी में सबसे ज्यादा ओबीसी सेक्टर में कहीं ना कहीं फायदा मुस्लिम तबका लेता है। अगर ईडब्ल्यूएस में कहें तो ईडब्ल्यूएस का फायदा कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका लेता है, बाकी सवर्ण गरीब इस सारी चीजों का फायदा नहीं ले पाते हैं। अगर मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, आप तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप खंडन कर दीजिएगा, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। दीक्षित जी जी, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। मेरा एनर्जी लेवल लो इसलिए क्योंकि मैं सुबह से लगातार अलग अलग जगह पर चुनाव को लेकर बात कर रहा हूँ।
देखिए इसका इम्पैक्ट आप सोचते हैं ना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपको लेकर जनता के बीच एक ऐसी छवि है जिस छवि पर आप मुस्लिम हितैषी माने जाते हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर आप कह सकते हैं हिंदू का एक पूर्ण वोट बैंक आपसे नाराज चल रहा है। इसी कारण छत्तीसगढ़ में बार बार आपको सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़ रहा है। आखिर राजस्थान में आपके ही मंत्रियों को अलग अलग लोग क्यों हुटिंग करके भगा रहे हैं? मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने मैंने आपके बीच में बोला नहीं ना, बहुत सारे मुद्दे आ गए, सभ्यता के साथ पेश आए, सभ्यता के साथ पेश आए। अगर नहीं मैं तो सब हूँ, आप सभ्यता के साथ। उदयनिधि स्टालिन ने जब एक विवादास्पद बयान दिया हिंदुत्व को लेकर, तो कांग्रेस ने उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं। ठीक है, समय हो जाएगा, फिर दीक्षित जी की बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं दीक्षित जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ जरा, जो आपने चीजें उठाई हैं, दीक्षित जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ जी। हाँ, आपने बात करी ईडब्ल्यूएस की। जब ईडब्ल्यूएस कोटा बना ही सवर्ण हिंदुओं के लिए, तो उसमें औरों को कहां से मिल जाएगा? नंबर एक बात। मैं मल्टीपल स्टेट की बात करता हूँ। नंबर दो बात, आपने बात करी ओबीसी की। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, आपने बात करी ओबीसी रिजर्वेशन की। ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार मंडल के समय पे आया था, दोबारा 2008-9 के आसपास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे बड़ा तबका जो ओबीसी का पैदा पड़ता है वही यादव। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, बहुत खुली हुई बात नहीं हो। मुझे लगता है किसी डिबेट में पढ़ लिख कर आना चाहिए, ताकि सामने वाला अगर आप खुद ही पढ़ लिख करके आइए, मुझे क्या सवाल पूछे तो उसका तर्क संगत। नहीं, आपने बात करी भाषणों की, आप हमारे नेताओं के भाषणों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बात करता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप नहीं दिखाई देते उसमें कभी बोलते हुए? मैं प्रधानमंत्री पे आप उसका समर्थन करते हैं, बोलिए आप। जब आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की समर्थन करते हैं? केमिस्ट्री के जवाब मत दीजिए, फिजिक्स के सवालों पर केमिस्ट्री के आंसर नहीं दिए जाते हैं। नहीं, केमिस्ट्री के आंसर कैसे आएंगे? अच्छा ठीक है। इस विषय पर जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया है, इस पर आप लोग अपना ज्ञान अच्छे से दुरुस्त कर लीजिएगा। एक बार फिर से जाकर पढ़ लीजिए कि क्या कुछ चीजें हैं और क्या कुछ चीजें नहीं हैं। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।